नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भी आज हम परसेंटेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। आप इनको समझने की कोशिश करिएगा। आपको मैंने जो भी कॉन्सेप्ट परसेंटेज में बताए, अगर आपको वो सारे पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। और अगर कोई नया कॉन्सेप्ट है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, कोई शॉर्ट मेथड या ट्रिक्स पे ध्यान मत दीजिएगा। आप बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। ऐसा कोई अर्थमेटिक में क्वेश्चन नहीं है जिसका अगर आपको लैंग्वेज समझ आ जाए और उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व ना कर पाए। बस आप लैंग्वेज पे अच्छे से ध्यान दीजिए, आपकी सारी बातें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो भाई देखना आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले 90% अभ्यर्थी पुरुष थे। यानी एक कोई एग्जाम लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, तो उन्होंने उसमें 90% जो कैंडिडेट थे वो मेल्स थे और बाकी जो बच गए 10% वो फीमेल्स थे। तो बोल रहा है कि 60% मेल्स और 80% फीमेल यहाँ पे पास हो गए उस परीक्षा में। तो इसने बोला है कि तो अगर परीक्षा में जो पास होने वाले विद्यार्थी है ना वो 1240 है, तो आप मुझे बताओ कि टोटल कितने विद्यार्थियों ने जो एग्जाम है वो दिया। तो आप थोड़ा सा समझना। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ भाई मेल और फीमेल किस तरीके से थे वहां पे जो उन्होंने दिया। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मैं बात करूँ मेल और फीमेल की, तो 90%, यानी मान लीजिए कि मैंने टोटल को 100 मान लिया। ठीक है, मैंने टोटल कितना मान लिया भाई, मैंने टोटल 100 मान लिया। तो बोल रहा है कि 90 तो यहाँ पे मेल है और फीमेल कितनी अभी 10। अब देखो आगे कि 60% तो जो है वो यहाँ पे मेल पास हो गए। तो आप मुझे बताना 90 का 60% कितना हुआ। तो ये तो पास वाला मान लीजिए और यहाँ पे फेल। तो 90 का 60% कितना होता है, ये 60/100 तो कितना बन जाएगा 54। यहाँ पर पास हो गए और बच कितने गए भाई, ये यहाँ पे 36 क्या हो गए, ये फेल हो गए। ये थे यहाँ पे जो मेल्स कैंडिडेट थे उनकी बात कर रहा है। और यहाँ पे पास और फेल की बात करते हैं। तो 10 का 80% जो है वो फीमेल पास हो गए। तो कितना हो गए 8 यहाँ पे और 2 यहाँ पर क्या हो गए, फेल हो गए। तो अब देखना आगे क्वेश्चन में क्या कहा है। लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, मतलब टोटल कितने कैंडिडेट वहां पर हैं। अगर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1240 है, मतलब वहां पे पास होने वाले कैंडिडेट 1240 हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कि पास होने वाले कितने हैं भाई। ये यहाँ पे मेल्स कैंडिडेट कितने हैं, तो आपको पता है कि 54 यहाँ पे और ये कितने 8 हैं। तो टोटल कितने हो गए भाई, ये 62। और इसके इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है 1240। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 20। तो आपसे पूछा था कि आप मुझे बताओ टोटल कैंडिडेट यहाँ पर कितने हैं। तो टोटल हमारे पास 100 थे, तो 1 की वैल्यू 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे, 2000 कैंडिडेट यहाँ पर थे। एकदम से लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी थी, आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाते। ठीक है, अब भाई ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है कि इन ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ए सैंपल ऑफ एयर विच इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपोर इज टेकन। तो क्या बोल रहा है कि एक कोई वायु हवा का कोई एक नमूना लिया गया है जिसमें ऑक्सीजन और जलवाष्प का मिश्रण है। ठीक है, जलवाष्प जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में शामिल है। मतलब जो जलवाष्प है ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से मिलकर बना है। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन मिला है और ऑक्सीजन मिला है और वो मिलकर क्या बन गया भाई, जलवाष्प बन गया। यदि वायु में वजन के अनुसार 70% ऑक्सीजन है, यानी जो हवा है ना उसमें जो वेट है उसके अकॉर्डिंग 70% यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो आगे क्या पूछा है, 70% ऑक्सीजन, जबकि जलवाष्प में वजन के अनुसार 16.66% ऑक्सीजन है। अब बोल रहा है कि जो जलवाष्प है ना, जो यहाँ पे वाटर वेपोर है, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है ना वो 16.66% ही है। तो बताओ 1 किलोग्राम हवा में कितने केजी आपको वाटर वेपोर या जलवाष्प आपको मिलेगा। तो यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। भाई ये 1 किलोग्राम यानी मैं 1000 ग्राम इसको मान लेता हूं। ठीक है, इसने बोला कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। भाई दो ही तो चीजें हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो बोल रहा है कि इसमें 1000 ग्राम में से 700 ग्राम 70%, यानी 700 ग्राम तो क्या दे रखा है भाई, इसने ऑक्सीजन ही दे दिया। तो मुझे बताना बाकी जो बच गया वो क्या बच गया भाई। तो 300 ग्राम इसमें क्या बच गया भाई, 300 ग्राम इसमें हाइड्रोजन बच गया। यही तो मतलब हुआ ना। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि वायु में वजन के अनुसार 70% ऑक्सीजन है। भाई इसमें 70% ऑक्सीजन है, तो बचा क्या भाई, बचा तो हाइड्रोजन ही। दो ही गैस से बताई है इसने
कि यहाँ पे दो ही गैस हैं उसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 700 ग्राम हो गया, तो हाइड्रोजन कितना बच गया, तो आपके पास में कितना हो गया भाई हाइड्रोजन, वो हो गया हमारे पास में 300। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, ये क्या बोल रहा है कि जो जलवाष्प है ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बनता है, लेकिन वो कह रहा है कि जो भी जलवाष्प बनता है ना उसमें हाई ऑक्सीजन है वो 16.66% ही होता है। तो हमें पता है कि ये जो 16.66 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस 16.66 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1/6। ये तो हमें पता है कि 16.66 का मतलब 1/6 होता है। अब थोड़ा सा समझिए आप लोग, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया और एक बाद में हो गया आपके पास वाटर वेपर यानी जलवाष्प। मतलब कहने का ये है कि 16.66% ऑक्सीजन है, जलवाष्प में 16.66% ऑक्सीजन है। इस बात का मतलब क्या हुआ भाई, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर जलवाष्प 6 है ना तो उसमें से 1 तो ऑक्सीजन है और बाकी कितना बच गया भाई, 5 हाइड्रोजन है। यही तो मतलब हुआ इसका। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि जो जलवाष्प बनता है ना वो कैसे बनता है, उसमें ऑक्सीजन 16.66% है, यानी जो रिमेनिंग रह गया वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो 16.66% का हमें पता है कि मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/6। तो 1/6 यानी अगर टोटल वो वाटर वेपर, अगर टोटल जलवाष्प 6 है तो उसमें से ऑक्सीजन 1 यानी हाइड्रोजन कितना हो गया, 5। अब देखो यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन कितना है जरा बताना, तो हमारे पास में हाइड्रोजन 300 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन वैसे ये जो ऑक्सीजन है ना ये तो काफी है, 700 ग्राम है, लेकिन ये 5 जो हाइड्रोजन है वो इस 5 के इक्वल टू दे रखा है कि 300 ग्राम। ठीक है, तो आप मुझे बताना यहाँ से 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी, तो हमारे पास में 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी, 121 की वैल्यू आ गई, 120 ग्राम। तो आपसे पूछा कि टोटल वाटर वेपर बताओ तो कितना आ गया, इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया भाई, 360 ग्राम आप लोगों के पास में क्या आ गया, ये यहाँ पे जलवाष्प आप लोग बना सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे 5 के इक्वल टू 300 लिखा, 1 के इक्वल टू ये 700 क्यों नहीं लिखा, ये थोड़ा सा आप बात को समझने की कोशिश करना। मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं ये लिख देता कि 1 के इक्वल टू में वैल्यू लिख देता यहाँ पर, तो क्या होता कि 1 के इक्वल टू 1000 है, ठीक है, ये 700 है, तो 5 के इक्वल टू कितना होता भाई, 1 के इक्वल टू 700 तो 5 इक्वल टू 3500 होना चाहिए, लेकिन उतना तो हमारे पास में हाइड्रोजन है ही नहीं, हमारे पास में तो हाइड्रोजन 300 ग्राम ही है। मतलब हम जब ये जलवाष्प बनाएंगे ना तो वो इस हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग लेके बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन ही लिया, तो वो देखो हुआ क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन 300 ग्राम था, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो 16.66% ही है और हाइड्रोजन 300 ग्राम दे रखा है। तो मैंने कहा कि 5 के इक्वल टू 300 ग्राम, यानी आपको ये जो बाकी ऑक्सीजन है ना वो कोई काम नहीं आने वाली है, हमारे तो सिर्फ 120 ग्राम ऑक्सीजन ही काम आने वाली है, यानी 1 के इक्वल टू कितना बनेगा भाई, 120, यानी हमारे तो ये 120 ग्राम ऑक्सीजन ही काम आएगी। क्योंकि जब भी कभी जलवाष्प बनता है तो उसमें 5 अणु, ठीक है, 5 अणु तो किसके आते हैं भाई, यहाँ से हाइड्रोजन के, और एक किसका आता है, ऑक्सीजन का आता है, और फिर क्या बन जाता है अभी, वो जलवाष्प बन जाता है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर किया कि मैंने इस हाइड्रोजन को उठाया, ना कि मैंने इस ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, 360 ग्राम हम क्या बना लेंगे भाई, इससे हम जलवाष्प बना लेंगे 1 केजी हवा से। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, लॉजिक अगर आपको समझ आता है तो आराम से आप सोल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन देखना बहुत ही लॉलीपॉप सा है। क्या लिखा हुआ कि 60% छात्र लड़के हैं और एक परीक्षा में 80% लड़कियों ने 80 से अधिक, मतलब 60% तो इसमें बॉयज हैं। देखो पहले लिख लीजिए यहाँ पे कि दो हैं भाई, एक तो बॉयज हैं, ठीक है, और एक गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे 60%, मान लीजिए टोटल में 100 मान लेता हूँ, उसमें 60 बॉयज हैं तो कितना हो गया भाई, गर्ल्स कितने हो गए, ये 40 हो गई। अब कह रहा है कि 80% लड़कियों ने 80 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी 80 प्लस, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 80 प्लस, ठीक है, और 80% प्राप्त किए हैं। तो 80% लड़कियों ने, तो आप मुझे बताओ इस 40 का 80% कितना होता है, तो 40 का 80% कितना होगा, 32 गर्ल्स ने कितना नंबर प्राप्त किया भाई, 80 प्लस, और इस 80 से कम कितनों ने किया, अब हमें पता नहीं है कितना किया, लेकिन 8 लड़कियां हैं, उन्होंने इतना श्योर हो गया कि वो 80 से तो कम ही प्राप्त करेंगी। ठीक है, ये यहाँ पे बात कर रखी है। यदि अगर कुल छात्रों में से 60% ने एक ही परीक्षा में 40 से अधिक अंक प्राप्त किए,
अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसने बोला है कि 60% विद्यार्थियों ने, हमारे पास में टोटल कितने थे भाई, अभी मैंने आपको बताया कि टोटल बॉयज 60 हैं और गर्ल्स 40 हैं, तो मुझे बताना टोटल कितने लिए मैंने, 100 ही तो लिए थे। तो ये जो 100 टोटल थे ना, उसमें से 60% ने, ये लिखा हुआ है 60% ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो अब उस 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वालों में लड़कियां कितनी आ गई भी, 32 आ गई। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ कि ये जो 80% लड़कियां है ना, यानी 32 लड़कियां उन्होंने 80 से अधिक प्राप्त किए, तो जाहिर सी बात है उन्होंने 40 से अधिक तो प्राप्त किए ही होंगे। तो ये 32 लड़कियां उन्होंने 40 से अधिक प्राप्त किए हैं। लेकिन ये जो 8 और लड़कियां हैं ना, इन्होंने 40 से अधिक प्राप्त किए हैं या नहीं प्राप्त किए हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो श्योर है कि इन्होंने 80 से तो ज्यादा नहीं प्राप्त किए, लेकिन 40 से ज्यादा हो भी सकते हैं, हमें नहीं पता अभी। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन देखना आगे क्या बोल रहा है अभी। ये यहाँ पे लिखा हुआ कि न्यूनतम कितने प्रतिशत लड़के 40 अंक या उससे कम अंक बनाने वाले हैं। न्यूनतम मतलब मिनिमम होना चाहिए, मतलब जो लड़के हैं ना वो कम से कम होने चाहिए जो 40 से कम हो। इस पॉइंट पे ध्यान दो आप भाई, ये मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमें लड़कों को मिनिमम लेना, यानी लड़कों को ज्यादा से ज्यादा, आपको 40 से ज्यादा नंबर देने हैं, 40 से कम होने चाहिए। तो हमें इस बात का पता है कि 60% यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे हैं, 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 से अधिक प्राप्त हुए हैं। लेकिन उस 60% यानी 100 में से 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 से अधिक प्राप्त हुए हैं, तो उसमें से मैं 32 तो भाई यहाँ पे ले चुका हूँ, क्योंकि 32 तो साफ साफ लिखा हुआ कि 32 तो लड़कियां ही हैं जिनके 80 से ज्यादा आए हैं। इसका मतलब क्या हो गया भाई, 80 से ज्यादा यानी 40 से भी ज्यादा है। अब 40 से ज्यादा वाले लड़के कितने, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मुझे लड़के ही रखने हैं जो 40 से ज्यादा हैं, और 40 से कम वाले कम से कम रखने हैं। तो मुझे बताओ टोटल 60 थे, तो मैं सभी लड़कियों को 40 से कम दे देता हूँ, जो बच गई ना बाकी 8 उनको 40 से कम दे देता हूँ। तो ऑटोमेटिक 40 से ज्यादा वाले लड़के कितने हो जाएंगे भाई, 28। क्योंकि हमें पता है कि ये जो 60% स्टूडेंट है ना, ये पूरे स्टूडेंट के 60% वो 40 से ज्यादा वाले हैं। ठीक है, तो 60% है वो 40 से ज्यादा वाले हैं, जिसमें से 60% यानी 100 में का 60% कितना होता है, 100 का 60% 60 होता है। उसमें से 32 तो गर्ल्स आ गई, तो बचे कितने भाई, मैंने ये 28 लड़के ही कर दिए। यानी कि यहाँ पे ये 32 बॉयज वो बच गए जो कि 40 से कम है। तो इसने क्या पूछा है, तो आप मुझे बताओ न्यूनतम कितने प्रतिशत लड़के 40 अंक या उससे कम अंक बनाने वाले हैं, न्यूनतम कितने हैं। तो हमारे पास तो न्यूनतम भाई 32 ही कर सकते हैं, मुझसे तो ज्यादा नहीं कर सकते। तो लड़कों का कितना प्रतिशत, तो हम कहेंगे कि 32 लड़के कितने में से, तो टोटल कितने थे 60 में से। और अगर परसेंट में चाहे तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। परसेंट लड़के वो हैं जो कि क्या है भाई, आपके पास में 40 अंक या उससे कम अंक लाने वाले हैं। ये लड़कों का प्रतिशत मैंने आप लोगों के सामने निकाल के रखा है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस आप बातों को समझते जाइए। जो क्वेश्चन में लैंग्वेज बोली है उसको आप पढ़िए और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करिए, आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन देखना भाई, 1000 लोगों ने एक संकल्प पर मतदान किया, और भाई ये जो मतदान वाले क्वेश्चन है ना, जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, इस पर मैंने आप लोगों की पूरी क्लास ले रखी है, उसमें मैंने हर चीज बताई है परसेंटेज में। मैंने कमीशन बेस्ड क्वेश्चन पे क्लास ली है, जो मतलब अच्छे अच्छे टेक्स्ट बेस्ड पे भी क्लास लिए, काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में मैंने क्लास ले रखी है। उसका लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए क्लास। ये क्वेश्चन जो इलेक्शन वाले हैं मैंने वहां पे अच्छे से सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो ये क्लास आप वहां से देख लेना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन देखना जरा, ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, ये मैं आप लोगों के साथ में मिक्सचर एलिगेशन एक पार्ट आएगा, वहां पे भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा ये वाला क्वेश्चन। और मैं ये आपके साथ में रेशियो वाले चैप्टर में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन, ये उससे रिलेटेड है। रेशियो वाले चैप्टर में भी आएगा ये, और मिक्सचर एलिगेशन में भी आएगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है भाई, कि राम ग्राहकों को जरूरत के हिसाब से पानी में शराब के घोल तैयार करते हैं। मतलब जो राम है वो ग्राहकों को मतलब उनके हिसाब से पानी और शराब का घोल तैयार करता है। आज सुबह राम 12% शराब समाधान के 27 लीटर मिश्रण तैयार किया। यानी उन्होंने आज ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसमें कि 12% शराब है। ठीक है, 27 लीटर तैयार किया, मतलब वो रोजाना वो ही तैयार करता है 12% शराब वाला।
और यह एक 27 लीटर वितरण कंटेनर में तैयार रखा ग्राहक को भेज दिया जाएगा। मतलब ये जो है ना, ये ग्राहक के लिए तैयार किया गया है जिनको भेज दिया जाएगा। डिलीवरी से ठीक पहले उसे पता चलता है कि ग्राहक ने 27 लीटर 21% अल्कोहल सॉल्यूशन मांगा था। यानी उसने बनाया कितने का है भाई, उसने 12% शराब वाला समाधान बनाया है, ठीक है। और उस ग्राहक ने कितना मांगा था, उसने 21% अल्कोहल वाला मांगा था। तो ग्राहक क्या चाहता है इसे तैयार करने के लिए, मतलब जो ग्राहक चाहता है ना कि मुझे तो 21% वाला ही चाहिए, तो इसे तैयार करने के लिए राम 12% समाधान के एक हिस्से को 39% समाधान से बदल देता है। यानी उसमें से 27 लीटर में से कुछ पार्ट निकाल लेता है और उसकी जगह 39% अल्कोहल वाला पार्ट डाल देता है। तो बोल रहा है कि 12% समाधान के कितने लीटर को उसने निकाला था उसमें से, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझना भैया आप लोग, ये जब हम मिक्सचर एलिगेशन से सोल्व करते हैं ना, तो देखो कैसे सोल्व करते हैं, बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। कि जो फर्स्ट टाइम था उसके पास में 12% वाला एल्कोहल था, ठीक है। और उसने जो डाला इसमें वो कितना डाला भाई, 39 वाला डाला। और सारा जो मिलकर बन गया ना, जहां पे मिक्स हो गया वो 21% वाला हो गया। तो आप जैसे इनको इस तरीके से घटाएंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 18, यानी ये कितना आ गया 2:1। इसका मतलब कि पहले जो इसने 12 लीटर वाला रखा वो तो 2 रखा, और बाद में जो 39% वाला मंगाया वो कितना मिलाया भी, इसमें 1 मिलाया। तो टोटल तो हमें पता है कि कितना है अभी 3 हो गया, लेकिन 3 नहीं, टोटल तो 27 लीटर मिश्रण था। तो 1 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। यानी उसने जो 9 लीटर क्या डाल दिया इंटू 9, तो इसने 9 लीटर जो है वो 39% वाला मिश्रण इसमें समाधान है वो डाल दिया। सॉरी, ये 39% वाला जो एल्कोहल था ना जिसमें 39% था वो 9 लीटर डाल दिया। इसका मतलब उसने निकाला भी कितना होगा भाई, 9 लीटर ही निकाला होगा, ठीक है। तो यही पूछा है कि उसने कितना प्रतिस्थापित किया, तो फिर प्रतिस्थापित का मतलब होता है कितना निकाला और कितना डाल दिया। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं वहां पे समझा दूंगा जब मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन समझाऊंगा, वहां पे मैं अच्छे से बता दूंगा ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता, सारी बातें वहां पे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखना, ये भी भाई बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिए आप लोग। कितना आसान सा क्वेश्चन है। कि हर महीने में सुनील 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं की खपत करते हैं। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, यानी 20% है। जो गेहूं की कीमत है वो चावल का 20% है। इस तरह वह प्रतिमाह चावल और गेहूं पर कुल 350 रुपये खर्च करते हैं, ठीक है। चावल और गेहूं पर वो 350 रुपये खर्च करते हैं। यदि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 350 रुपये के समान वे, समान समान मतलब इक्वल, इक्वल वे के लिए चावल की खपत में प्रतिशत की कमी क्या है, मतलब वो कितना चावल की खपत वो कितनी कम कर दे। यह देखते हुए कि चावल की कीमत और गेहूं की खपत स्थिर रहे, यानी चावल की कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, और गेहूं की खपत में कोई चेंज नहीं हुआ। ये आप लोगों से बताया कि चावल की जो है कीमत उसमें भी तो चेंज नहीं है और गेहूं की खपत में भी कोई चेंज नहीं है। ये इसने साफ साफ लिखा है। तो अब देखना भी, पहले तो इसने एक बात बोली थी कि गेहूं की कीमत है ना वो चावल का 20% है। यहाँ पे लिखा हुआ आप थोड़ा सा देखो तो समझने की कोशिश करो, तो ये देखो ये लिखा हुआ। तो अब मैंने क्या किया, अब इनकी प्राइस की बात कर लेते हैं। ये तो वीट हो गया और ये राइस हो गया। तो 20% का मतलब तो हमें पता ही है कि क्या होता है भाई, 1/5। यानी जो चावल की कीमत है ना वो गेहूं का 5% है, सॉरी 20% है। 20% यानी 1/5। यानी अगर गेहूं की कीमत 5 रुपए है ना, तो चावल की कीमत कितनी है अभी, 1 रुपए। इसका 20% यानी 20% मतलब 1/5। यानी अगर गेहूं 5 है ना, तो चावल कितना है 1। इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 5x है और चावल की वैल्यू सिर्फ x हो गई, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पे इतना सा दिया हुआ था इसने। फिर कह रहा है कि पहले 350 रुपये में 25 किलो चावल। तो आप मुझे बताना 25 किलो चावल, ठीक है। और 25 किलो चावल, 1 केजी चावल की प्राइस बताओ कितना, x रुपये, और 1 केजी गेहूं की 5x। तो 25 किलो चावल की हो जाएगी 25x, प्लस 9 केजी गेहूं खपत करता है। तो आप बताओ 9 केजी गेहूं की कीमत क्या हो जाएगी, तो 1 केजी की 5 है, तो 9×5 कितना होगा 45 केजी। तो 45x इतना हो गया। और ये जो टोटल है ना वो कितना है अभी आपके पास में, टोटल 350 रुपये खर्च कर रहा है।
ध्यान से समझो, ये ऊपर सबसे पहली लाइन आप पढ़िए कि हर महीने में सुनील 25 केजी चावल, और 1 केजी चावल का मूल्य कितना है अभी x रुपए। यहाँ पे देखो 25 केजी चावल 1 केजी का मूल्य कितना लिखा हुआ x रुपए, और 9 केजी गेहूं 1 केजी गेहूं का मूल्य 5x। तो 25x प्लस 45x इक्वल टू इतना हो गया, तो ये 70x बन गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितने आ गई भाई 5 आ गई। तो जैसे ही x की वैल्यू 5 आई ना, यानी पहले चावल का मूल्य 5 रुपए था पर केजी, ठीक है, और यहाँ से इसका कितना था भाई 25 रुपीज पर केजी। ये इनकी पहले की रेट थी, ये पुरानी रेट है। अब आगे क्या बोल रहा है कि गेहूं की कीमत में 20% वृद्धि हो गई। गेहूं की कीमत में हुई है भाई, चावल में नहीं हुई। तो जैसे ही गेहूं में 20% इंक्रीज हुआ ना, तो अब इनका जो न्यू प्राइस आ गया ना, वो आ गया 20% इंक्रीज, यानी +20%। तो भाई 20% का मतलब क्या होता है, 25 इंटू ये इंक्रीज हुआ यानी 1/5, मतलब 5 से 6 हो गया। तो कितना बन गया भाई, ये 30 रुपीज पर केजी हो गया, 30 रुपीज पर केजी, ठीक है। ये वाले हो गए, यहाँ से कितने हो गए, और ये कितने, ये भी 5 के 5 हैं, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ये 20% इंक्रीज हो गए, यानी 25 इंटू 6/5 हो गया। तो कितना बन गया 30 रुपीज पर केजी। अब क्या बोला इसने कि अब चावल की जो है उसमें कीमत, जो खपत में कितनी कमी करनी होगी। पहले 25 केजी चावल खाते थे, अब हमें पता नहीं है कितना खा रहे हैं। चलिए मैं अब मान लेता हूं कि जो अब है ना y केजी चावल ये खा रहे हैं, तो y केजी, तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना है 5 ही है, तो कितना हो गया, ये बन गया 5y। 1 केजी का 5 है तो 5y बन गया। प्लस पहले गेहूं कितना खाते थे 9, लेकिन अब भी 9 ही खा रहे हैं, क्योंकि स्थिर रहना चाहिए, साफ साफ लिखा है कि गेहूं की खपत चेंज नहीं होनी चाहिए, उतनी ही खपत करना चाहिए। और 1 केजी गेहूं का मूल्य कितना हो गया भाई इस बार 30, और टोटल कितना दे रखा है 350, यानी खर्च उतना ही रहना चाहिए। तो ये कितना बन गया 270। तो यहाँ से 5 की y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 350 में से जब 270 घटाएंगे तो बताना जरा बचेगा कितना भाई, यहाँ से बच गया 80। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ गई वो कितने निकल कर आ गई भाई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपके पास में 16 यहाँ से आपके पास में y की वैल्यू निकल कर आ गई। तो अब बोल रहा है कि आप मुझे बताओ इसमें कितनी कमी हो गई, कि चावल की जो खपत थी उसमें कितनी कमी हो जाएगी, ये इसने पूछा था आपसे। तो पहले देखना जरा आप, पहले की देखो, देखिए पहले कितना केजी चावल खाया करता था। तो हमें पता है कि पहले 25 केजी चावल खाता था, देखो ये रहा, ठीक है, और अब कितना खा रहा है 16। तो आप बताना कमी कितनी आ गई इन दोनों में। तो आप जैसे ही कमी देखेंगे तो -9 की कमी आ गई। तो परसेंट में अगर कमी की बात करें तो 9 की कमी आ गई, किस पर, पहले वाले पे, यानी पहले कितना खाता था। तो 25 इंटू कितना आ गया 100%, इसमें कमी आ गई। ये कितना आएगा भाई 36, इसका क्या आ गया आंसर आ गया, यानी 36% इसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी चावल की खपत में, अपना खर्चा बराबर रखने के लिए, ठीक है। बहुत ही आसान सा था, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, और इस पर मैंने क्लास ले रखी है, आप क्लास वहां से देख लें, वहां से आपको ये सारी बातें समझ आ जाएगी। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस मैंने अच्छे से करवा रखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखना, ये क्वेश्चन पढ़िए भाई आप लोग, क्या है बस इस क्वेश्चन का लैंग्वेज इतना बड़ा लिखा हुआ, बाकी बातें आप लोगों को सीखना बहुत आसान है। बस आप इसके लैंग्वेज को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको लैंग्वेज समझ आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे कुछ लैंग्वेज में है नहीं, चलिए मैं पढ़ के थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या लिख रहा है कि एक कारखाने में एक ऑटोमोबाइल के कुछ हिस्सों का उत्पादन दुकान के फर्श पर निर्मित भागों की गुणवत्ता की जांच के माध्यम से जाना आवश्यक है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि कुछ भी अगर वो सामान बनाते हैं ना, तो उसमें वहां पे उनकी चेकिंग होती है, ठीक है। प्रत्येक कच्चे माल का ये प्रसंस्करण क्या है कि एक विशिष्ट भाग के बाद आयोजित पूरा हो गया है। केवल उन भागों को ही प्रस्तुत किया जाता है जिन्हें एक चरण में अस्वीकार नहीं किया गया। उन्हें उत्पादन और परीक्षण के बाद के चरणों के माध्यम से रखा जाता है। यदि 1 महीने के दौरान इन 3 परीक्षण चरणों में औसत अस्वीकृति दरें 10%, 5%, 2% हैं, तो पूरे संयंत्र के लिए प्रभावी अस्वीकृति दर क्या है। थोड़ा सा समझिए भाई क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है कि कोई भी एक प्रोडक्ट, कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसको 3 चरणों से गुजरना है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मतलब उसमें कोई डैमेज ना हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत रह जाए तो वो या तो वो पहले में बाहर हो जाएगा, ठीक है।
पहले में नहीं हो पाया तो दूसरे में बाहर हो जाएगा, दूसरे में नहीं हो पाया तो तीसरे में बाहर हो जाएगा, यानी उसे 3 स्टेप से गुजरना है। तो ये बोल रहा है कि पहली बार में 10% वस्तुएं अस्वीकृत कर दी गई, यानी कि मान लीजिए उन्होंने 100 वस्तुएं बनाई, तो उसमें से 10 तो पहली बार में ही खत्म हो गई, बची कितनी 90। अब वो 90 अगली बार जाएंगे तो उन 90 का 5% अब की बार रिजेक्ट हो गई, ठीक है। तो 90 का 5% अब की बार रिजेक्ट हो जाएंगी। अब बाद में जो बचेगी ना वो आगे जाएगी और उनका 2% अब की बार रिजेक्ट हो जाएगी, यानी लास्ट में कितनी जाती है सही होके। तो ये पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ इसने टोटल का कितना प्रतिशत अस्वीकृत कर दिया, यानी कितनी इन्होंने रिजेक्ट कर दी, तो वो आप लोगों से पूछा है। तो थोड़ा सा समझिए भाई, क्वेश्चन को बहुत आसान है। सबसे पहले मैं इनके परसेंट पर, ऐसे मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में बताए थे कि अगर बार बार इस तरीके से हो तो बन गया 1/10 और ये बन गया 1/20 और ये बन गया 1/50। तो ये एक के बाद एक अगले स्टेप तक बढ़ते जाने, तो इनका एलसीएम टोटल वस्तु, एलसीएम क्या, इनका मल्टीप्लाई टोटल वस्तु मान लो सभी का, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई जैसे मैंने टोटल वस्तुएं माना तो कितना बन गया भाई, ये बन गया 10,000, ठीक है, ये बन गया 10,000। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे टोटल वस्तुएं कितनी है 10,000, इसका पहली बार में 10% रिजेक्ट हो जाती हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। 10% यानी 1,000 पहली बार में रिजेक्ट हो गई, और बची कितनी भाई, तो हमारे पास में 9,000 वस्तुएं बची हैं, यहाँ पे 9,000 शेष रह गई। ये इतनी वस्तुएं जो यहाँ पे अगले स्टेप में पहुंची है। और सेकंड स्टेप क्या गया भाई, उसमें इसकी 5% यानी इसका 1/20 रिजेक्ट हो गई। तो जैसे 1/20 रिजेक्ट होगी तो दूसरी बार में 450 रिजेक्ट हो गई, तो बची कितनी भाई, 8,550 वस्तुएं बची। अब जो थर्ड स्टेप जाएगा ना उसमें इसकी 2% रिजेक्ट हो जाएंगी, यानी 1/50 इसकी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो 0 से 0 और बचा कितना भाई, ये 1, ये बच गया 5 और ये कितना आ गया 17 और 1 171, यानी 171 यहाँ पे थर्ड स्टेप में इन्होंने रिजेक्ट कर दी। फर्स्ट में 1000, तो ये बोला कि टोटल कितने रिजेक्ट कर दी, तो आप मुझे बताना टोटल इन्होंने रिजेक्ट कितनी करी है। तो 1,450 और 171 कितनी हो गई भाई, ये 1 और ये कितना हो गया, यहाँ पे आप इनको ऐड करेंगे सभी को तो कितना बन जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1 यहाँ पर आ गया, और 7 और 7 और 5 कितना हो गया 12, और ये कितना बन गया भाई 80 और 6 यहाँ पे बन गया 1621 वस्तुएं इन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो आप मुझे बताओ इनकी रिजेक्ट की जो दर है ना वो कितनी है, इनकी रिजेक्ट की जो रेट है वो कितनी % है। तो भाई हमारे पास टोटल वस्तुएं 1621 रिजेक्ट हुई हैं, कितने में से ये पूछना चाह रहा है, तो 10,000 में से, क्योंकि हमारे पास टोटल 10,000 थी और परसेंट में चाहे तो इंटू 100 तो कैंसिल हो गया 2 जीरो से, और ये 2 जीरो लग गए तो कितना आ गया 16.21% वस्तुएं रिजेक्ट कर चुके हैं, यानी जो अस्वीकृति दर है वो कितनी आ गई 16.21%। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि एक प्रोडक्ट है उसको 3 स्टेप से गुजरना है, और उसी से ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है। बहुत आसान से क्वेश्चन है भाई, आप इनको बस समझते जाइए, आपकी सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। ये क्वेश्चन देखना, एक कंपनी ने बिलिंग संचालन को आधुनिक बनाने के लिए 60 कंप्यूटर और 20 प्रिंटर खरीदे, ठीक है। तो ये तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई आइटम, ठीक है, यहाँ पे आइटम खरीदे इन्होंने कौन कौन से भाई, कंप्यूटर खरीद लिया और एक प्रिंटर खरीद लिया। 60 तो इनके पास में कंप्यूटर थे और 20 क्या थे इनके पास में प्रिंटर थे। हालांकि आप इनको रेशियो में भी ले सकते हो, 1:3 बना सकते हो, लेकिन खैर कोई नहीं। और बाद में इनकी प्राइस है, तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक कंप्यूटर की कीमत प्रिंटर से 3 गुना है, यानी अगर इसकी कीमत 3 है तो प्रिंटर की कितनी है 1, तो 3 गुना थी। तो खरीद की कुल लागत का कितना प्रतिशत प्रिंटर की कुल लागत है, यानी खरीद की कुल लागत, यानी टोटल प्राइस की बात कर रहा है। तो यहां से टोटल प्राइस कितना हो जाएगा भाई 180, यहां से टोटल प्राइस हो गया और यहां से 20 हो गया। तो ये बोल रहा है कि जो टोटल प्राइस है ना उसमें इससे प्रिंटर की कितनी प्रतिशत लागत है, तो प्रिंटर के कितने रुपए लगे 20, और टोटल कितने लग गए 180 और 20, यानी टोटल लग गए 200। तो कितना परसेंट है भाई इंटू 100, यानी कितना आ गया बताना 10%। यहाँ पे इसका क्या आ गया आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यानी 10% थी टोटल लागत का प्रिंटर की लागत, बस इतना सा आप लोगों के पास में क्वेश्चन था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आइए। ये सेल्समैन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और सेल्समैन से मैंने आप लोगों की क्लास ले रखी है कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस पे।
कि कमीशन किस तरीके से मिलता है, वहां पे मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये तो खैर लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो वो क्लास आप लोग देख लेना, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। काफी आसान सी क्लास है और काफी अच्छे क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किए हैं मैंने। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आइए आप लोग। ये भाई बड़ा ही अच्छा और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको सोचकर देखिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय में विज्ञान सीखने वाले प्रत्येक 7 छात्रों में से 3 साहित्य भी लेते हैं। यानी वहां पे जो विज्ञान सीखने वाले विद्यार्थी है ना, उनमें से जो 7 विद्यार्थी हैं जो विज्ञान सीख रहे हैं, उनमें से 3 है उन्होंने लिटरेचर भी ले लिया। ये यहाँ पे कह रहा है कि साइंस वालों में से 3 ने लिटरेचर भी ले लिया। इन दोनों पाठ्यक्रमों में से कम एक पाठ्यक्रम लेने वाले प्रत्येक छात्र के लिए 3 छात्र हैं जो कोई नहीं लेते, मतलब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। 10% केवल विज्ञान लेते हैं। तो विज्ञान लेने वालों का प्रतिशत कितना है? आप इस क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ेंगे ना, मेरे ख्याल से आप उतनी ही बार इस क्वेश्चन में फंसते चले जाएंगे। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार फंसते चले जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि कितना आसान क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझ आना चाहिए। मैंने क्या किया, मैं इस लाइन को कट कर देता हूँ, आप थोड़ा सा समझना भाई। आप एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ना, मैंने इस लाइन को कट कर दिया, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ना, देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या कह रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में, इस लाइन को आप कट कर दीजिए, ठीक है, ये वाली लाइन है इसको कैंसिल कर दो आप लोग। कह रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में विज्ञान सीखने वाले प्रत्येक 7 छात्रों में से 3 साहित्य भी लेते हैं। यानी ये देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये साइंस हो गया, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ साइंस हो गया, और ये यहाँ पे साइंस वाले कितने हैं अभी 7, ठीक है, और ये यहाँ पे हो गया भाई लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर वाले कितने पता नहीं है हमें, लिटरेचर वाले कितने हैं, लेकिन ये 7 है, उसमें से 3 लिटरेचर भी लेते हैं, दोनों लेते हैं, तो बताओ ओनली साइंस वाले कितने हो जाएंगे। तो ये जो 4 बचे हैं ना, ये ओनली साइंस के बच गए, ठीक है, ये ओनली साइंस के बचे हैं। 7 तो साइंस लेते हैं, लेकिन केवल साइंस 4 ही लोग लेते हैं। ये बात थोड़ा सा समझो। अब भाई ये देखो, यहां पे कहना क्या चाहता है वो थोड़ी सी बात आप समझिएगा। ये ऐसे बोल रहा है कि प्रत्येक 7 में से 3 साहित्य लेते हैं। यानी अगर मान लीजिए वहां पे 7 विद्यार्थी होते हैं ना, तो उसमें से 3 है जो कि लिटरेचर ले लेते हैं। लेकिन अगर वहां पे 14 होते हैं ना, तो वहां पे 6 क्या ले लेंगे, लिटरेचर ले लेंगे। ऐसे ही रेशियो बढ़ता जाएगा। मान लीजिए वहां पे 21 होंगे तो 9 ले लेंगे, और मान लीजिए वहां पे 28 होंगे तो यहाँ पे 12 ले लेंगे। ये कहने का मतलब है कि 12 लिटरेचर ले लेंगे, वो आगे की बातें हैं, मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो रेशियो में आगे चलते जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि साइंस, अगर 7 लोगों ने साइंस लिया है ना, तो उसमें से 3 है वो लिटरेचर लेंगे, ये बात हम लोगों को पता है। तो केवल साइंस वाले वहां पे उस कॉलेज में जितने विद्यार्थी है ना, उनमें से केवल साइंस वाले, ओनली साइंस जो है ना, वो कितने हैं भाई, 4 लोग हमारे पास में है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन खत्म कर दिया कि यदि 10% छात्र केवल साइंस लेते हैं, वहां पे जितने भी विद्यार्थी है ना, उसका 10% ओनली साइंस लेते हैं, तो हमें पता है कि 10% की कीमत यहाँ पे कितने दे रखी है, 4, तो बताना 1% कितना आ जाएगा, तो 4/10 आ गया। तो यहाँ पे 100%, यानी टोटल छात्र जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे भाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 40, यानी वहां पे टोटल 40 स्टूडेंट हैं, वहां पर टोटल 40 स्टूडेंट हैं। और उन 40 में से इसने पूछा कि आप मुझे बताओ साइंस वालों का परसेंट कितना है। ओनली साइंस का नहीं पूछा, साइंस वालों का परसेंट पूछा है। तो मुझे बताना उन 40 में से साइंस वाले कितने हैं भाई, 7 लोग साइंस लेते हैं। तो यहाँ पे 7 लोग क्या लेते हैं भाई, साइंस, और कितने में से, 40 में से इंटू 100, तो ये कितना आ गया भाई, जो भी आप लोगों की वैल्यू निकल कर आती है 35/2, यानी 17.5% ये आता है शायद, कोई आप देख लेना। बाकी इतने लोग हैं जो कि क्या लेते हैं भाई, वहां पर साइंस लेते हैं। ये पॉइंट आप लोग समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, आप अगर इसको अच्छे से समझते हैं तो। और बाकी क्वेश्चंस को पढ़ने का नजरिया होता है कि हम उन क्वेश्चंस को किस तरीके से पढ़ते हैं। हमारे जिस तरीके से क्वेश्चन समझ आता है, हम उसको उस तरीके से हमें सोल्व करना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहले आप उसकी लैंग्वेज पूरी अच्छे से पढ़ो, ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। और भाई ये क्वेश्चन देखना,
ये भाई ये भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये मैंने करवा रखे हैं इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, वहां से आप देख सकते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप बस कोशिश करें ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की, आप आराम से ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और वो क्लास आप इलेक्शन वाली देखें। तो भाई उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और भाई अगर आप लोगों को कोई डाउट वगैरह है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप पीडीएफ वगैरह के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं पीडीएफ वगैरह भेजता रहता हूँ। ठीक है। तो भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।